हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, आपके घर की अर्थव्यवस्था अच्छी हो। और जब घर की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है। और जो देशों की अर्थव्यवस्थाओं का ध्यान रखता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। कई बार सीधे ही क्वेश्चन पूछ गया स्थापना दिवस, तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करें तो भैया आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी यूएसए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी यूएसए है और आईएमएफ का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी यूएसए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। आप देख सकते हो वॉशिंगटन डीसी यूएसए कैसा दिखता है। नेक्स्ट देखिए, सदस्य देश की बात करें तो भैया प्रारंभ में जब इसको स्टार्ट किया गया था 1945 में जब स्थापना हुई तब उसमें 29 देश में हुआ करते थे, सिर्फ 29 देशों का एक समूह था। अभी वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं, बिल्कुल। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हाल ही में जो सदस्य देश इसमें जुड़ा है उसका नाम क्या है। उस सदस्य देश का नाम है एंडोरा और ये 16 अक्टूबर 2020 को आईएमएफ में जुड़ा है। बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन बन सकता है। 16 अक्टूबर 2020 को आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देश बना है एंडोरा। ये क्या है? यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का है, एक देश है। एक और चीज़, इससे पहले जितने लोगों को पता था कि 189 कंट्री हैं, 189 देश हैं, अब ये अपडेट हो चुका है, अब 190 देश हो चुके हैं। और जो 189वां देश था उसका नाम था नारू गणराज्य। आप सबने देखा हुआ रिपब्लिकन ऑफ नारू, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री थी, तो वो था। प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। एसएससी सीजीएल 2019 में ही ये सीधा क्वेश्चन पूछ गया था और रिपीटेडली कई बार पूछा भी जाता है कि एमडी कौन था। तो भैया एमडी हमेशा बदलता रहता है, 5 साल का कार्यकाल इनका रहता है, टेनर 5 ईयर का होता है। और एमडी जो है करंट में वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। क्रिस्टलिना लेगार्ड अब चेंज हो चुकी है, अब हो गई है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ बन सकता है जो कभी भी पूछा जा सकता है, वो है कि पहली बार इसका प्रबंध निदेशक एमडी प्रथम बार मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? तो वो बने थे डॉक्टर कैमिले गट। डॉक्टर कैमिले गट, फोटो में देख लो, पहचान लो इस चेहरे को, ये कभी भी सामने आ सकता है, इसका सवाल कभी भी सामने आ सकता है। अब बात करते हैं चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री। भैया ये हमारे देश के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ के अंदर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नाम है गीता गोपीनाथ। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ी बताऊंगा क्योंकि ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की यूएस में, या फिर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जहाँ देखी जाती है वहाँ आईएमएफ में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है गीता गोपीनाथ। और साबित करता है कि इंडिया तो इंडिया है, यहाँ के लोग हमेशा एक्सपर्ट ही होते हैं। देखो, इस लड़की की बात करें तो शुरुआत करते हैं कर्नाटका मैसूर की ये रहने वाली है शुरुआत में, और वहाँ पर इन्होंने बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर श्री राम कॉलेज से। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की, आगे बढ़े और जाके इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की और फाइनली बन गई आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट। इंटरेस्टिंग फैक्टर एक और बताता हूँ, इनकी सैलरी है 5 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर। यदि बेसिक आइडिया लगाएं तो भैया ये पड़ती है 3 करोड़ रुपए पर मंथ। 3 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी है। और इनके हस्बैंड का नाम भी बात करें तो डॉक्टर इकबाल शाह इनके हस्बैंड का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय वर्ष। देखो यहाँ एक ट्विस्ट है, 1 मई से 30 अप्रैल तक इसका वित्तीय वर्ष होता है। जनरली जो बाकी सारी चीज़ों का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ 1 मई से 30 अप्रैल तक होने वाला है वित्तीय वर्ष। तो ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी अटका सकता है। बात करते हैं शुरुआत की, उद्भव। देखो भाई 7 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन हुआ न्यू हैम्पशायर यूएसए में। 44 देश यहाँ पर एक बार सदस्य बन के आए। भारत भी इन्वाइटेड था शुरुआत में, बट यहाँ कॉलोनाइज भारतीय था क्योंकि भारत को एज ए पर्टिकुलरली आज़ादी तो मिली नहीं थी, तो उसे आप ब्रिटिश इंडिया कह सकते हो। बात यह है कि ये क्यों हुआ? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चल रहा था।
45 तक आते आते या 44 में ये सब पता चल गया था कि इस युद्ध से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत देशों की आर्थिक स्थिति तो खराब हुई है जो हुई है। आर्थिक स्थिति के साथ जितनी भी बिल्डिंग्स थी, मॉन्यूमेंट्स से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मची, इतनी तोड़फोड़ मची कि सब कुछ रिकवर करने में कई साल लग जाएंगे। और हर एक देश यदि खुद को रिकवर करता तो ये पॉसिबल था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक सम्मेलन किया कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, हम मिलके करें तो बिल्कुल हो पाएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो मिलके एक मीटिंग करी और बोला कि न्यू सर यूएसए में आ जाओ। तो यूएसए का बोलबाला था भाई, हिरोशिमा और नागासाकी वाला केस तो याद हो गई। तो हिरोशिमा और नागासाकी केस करने के बाद में ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर यूएसए कोई सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली थी, बट वो उन्होंने थोड़ा बाद में किया था, बट फिर भी यूएस हमेशा डोमिनेटिंग रहा था। तो यूएसए में ये हुई मीटिंग और यहाँ पर देश आए और ये बोला कि भैया हम मिलके करेंगे इसको रिकवर। अब ये जब खत्म होगा कब होगा, लेकिन तब तक इतना नुकसान हो चुका होगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे। तो जो करना है पहले ही करना है। क्योंकि आपका मन में सवाल आ सकता है कि 1939 में जब विश्व युद्ध हुआ और 45 में ख़त्म हुआ तो 44 में मीटिंग क्यों करी, 45 के बाद करते। क्योंकि पहले ही लग गया था कि इसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है, इसलिए पहले ही जाग गए लोग और 44 में इन्होंने मीटिंग कर ली। यहीं से शुरू हुआ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का उद्भव। ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक साथ सोचे गए थे, एक साथ प्लान किए गए थे। एक और चीज़, ये आइडिया किसका था? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आइडिया किसका था? क्योंकि ये कोई बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये शुरुआत में ये आइडिया किसका था, क्योंकि ये जस्ट एक आइडिया नहीं था, ये स्पेशल दो लोगों का एक अच्छा खासा आइडिया था इन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा गरीब देश हैं, बहुत ही बुरी हालत में। क्योंकि अच्छे खासी कंट्री के देश यदि नुकसान भी होता है तो झेल जाते हैं, लेकिन गरीब देश बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो उन दोनों के बारे में, उन गरीबों के बारे में जिन दो लोगों ने सोचा, उन महान लोगों के नाम यहाँ पर है हैरी डेक्स्टर वाइट, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे यूएसए से, और जॉन मेनार्ड कीनीज, ये भी एक अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट थे। अच्छे से देख लो इन दो चेहरों को, ये गरीबों के मसीहा बन के आए थे उस वक्त। उद्देश्य की बात करते हैं, पर्पस, काम क्या करता है, मतलब चाहता क्या है आईएमएफ, क्यों बनाया हमने, ऐसा काम क्या है इसका। देखो उद्देश्य की बात करें तो वह है वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। मतलब भाई आपका जो देश है वो इतना स्टेबल तो होना चाहिए कि हमको हर बात के लिए कर्जा ना लेना पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको किसी से मतलब ना हो, इसका मतलब ये कि इतनी बुरी हालत ना हो कि कर्जों में ही जी रहे हैं, कर्जा कम हो, बहुत कम हो, मतलब फाइनेंशियली आप थोड़े से स्टेबल होने चाहिए। दूसरा, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। देखो इसका मतलब क्या है, जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश की करेंसी चलती है, उसी तरह देश क्या करता है, आपस में करेंसी जो खरीदता और बेचता भी है। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना हुआ कि इंडिया ने कई सारे यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स को रिजर्व करके रखा हुआ है। ये करेंसी खरीदते और बेचते हैं ना, इससे क्या होता है कि आपकी वर्ल्ड की जो आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो करेंसी का एक्सचेंज तो होना ही है, हर कोई अपनी करेंसी में व्यापार करेगा, तो इस चीज़ को भी बढ़ावा देता है आईएमएफ। भाई जहाँ पर करेंसी के इधर उधर होने की बात आएगी, आईएमएफ का नाम सबसे पहले आएगा। अब ये समझ लो सीधे सीधे शब्दों में। तीसरा देखो क्या है, सतत आर्थिक विकास। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होगा इस चीज़ को समझिए। हमें आर्थिक विकास करना है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तब होता है जब गरीब देश, बुरे से बुरे हालत वाला देश भी बेहतर होता जाए लगातार। अमीर तो होगा, अच्छा देश जो पहले से वेल डेवलप्ड है वो तो ऑब्वियसली डेवलप होगा, तो एडवांस होगा। लेकिन डेवलपमेंट और एडवांसमेंट में फ़र्क होता है। एडवांसमेंट तो होता है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, बस एडवांस हो रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और आईएमएफ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, ये भैया गरीबों का मसीहा है। क्या है? गरीबों का मसीहा। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो बुरी से बुरी हालत में वो आर्थिक रूप से स्टेबल बने और आगे बढ़े। दूसरा, गरीबी कम करना। एकदम एक पॉइंट में याद रखो, आईएमएफ का काम सिर्फ है गरीबी दूर करो, ख़त्म, और कुछ नहीं है, गरीबी दूर करो। दूसरा है भुगतान सरल। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेंस ये होता है कि मान लो किसी बड़ी कंपनी ने किसी छोटे देश में इन्वेस्ट किया और उन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाया, जैसे रोड बना दिया, कुछ भी बना दिया, ब्रिज बना दिया, मेट्रो चला दिया, कुछ भी चला दिया, लेकिन अब देश इस लायक है ही नहीं कि वो पेमेंट पूरा कर सके, और ऐसे सिचुएशन आ जाए कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, तो फिर आईएमएफ आगे से आ जाता है। या आईएमएफ से रिक्वेस्ट करो तो आईएमएफ एक्सेप्ट कर लेता है, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है यदि बचा कुछ भुगतान रह जाए तो वो आईएमएफ दे देता है। वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जाओगे, वर्ल्ड बैंक इतना परेशान करेगा कि तुम कहोगे भैया हम खुद ही दे देंगे, तुम रहने दो। तो आईएमएफ तुम्हारे लिए है, यदि तुम छोटी मोटी खर्चे निकालने हैं, किसी को पेमेंट देना है, देश की अर्थव्यवस्था डाउन है, देना ही जरूरी है, तो आप आईएमएफ से हेल्प ले सकते हो। आईएमएफ रेडी फॉर यू, यही काम है उसका। लास्ट है विनिमय स्थिरता, एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट का सेंस ये होता है कि जो रेट्स हैं डॉलर में, करेंसी में, यूरो में, ये जो चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना।
कार्य की बात करते हैं तो वही जैसा मैंने बताया वैसे ही कार्य है। एक और चीज़ तुम्हें इतिहास की एक सबसे खास बात बताता हूँ। 15 1947 भारत देश के लिए खास है, बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत देश आज़ाद हुआ था भारत देश, एक पर्टिकुलरली डोमिनेंट कंट्री बन गया था इंडिया, भारत देश। लेकिन ये दिन इसलिए भी खास नहीं है, एक और ख़ास बात है इस दिन, वो ये है कि एक दिन भारत के इतिहास में आया भी था जब 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब भारत की करेंसी $1 इक्वल टू ₹1 हुई थी 15 अगस्त 1947 के दिन। तो ये वो दिन भी था जब भारत देश करेंसी वाइज सबसे अमीर देश बना एक दिन, अमीरों में शामिल हो गया। सबसे अमीर तो अपने हिसाब से है, अपनी ही कंट्री में अपनी ही वैल्यू पे सबसे अमीर था, बट अमीरों में शुमार हो गया था 15 अगस्त 1947 के दिन जब ₹1 $1 बन गया था। चलो आगे बात करते हैं कार्य की। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख। देखो इसका मतलब क्या है, हम ही जानते हैं कि करेंसी एक्सचेंज होगा, मॉनेटरी सिस्टम भी आएगा, लोग डॉलर रुपए में एक्सचेंज करेंगे, सब है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये क्या करता है, 1930 और लगभग 1970 तक हम जाएं तो IMF का ही काम था कि ये करेंसी का एक्सचेंज रेट देखना कैसे होता है, कितना है, किसका वैल्यू कितना है, ये सब उसी का काम हुआ करता। लेकिन अब ये चीज़ बदल रही है। अब सेंट्रल बैंक, हर देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि उसकी करेंसी रेट कितनी होने वाली है, और वो डिसाइड करता है कुछ फैक्ट्स पे, और IMF का काम है उस पर निगरानी रखना कि भैया ये सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लास के मॉनिटर तुम हो, लेकिन टीचर का ध्यान है मॉनिटर का ध्यान रखना। बिल्कुल वैसे ही IMF का ध्यान रखना है कि सेंट्रल बैंक, जो भी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक है, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आर्थिक एवं वित्तीय नीति, देखो इसका मतलब क्या है। IMF सिर्फ गरीबों को लोन नहीं देता, वो ये भी कहता है कि हम तुम्हें तरीके बताएंगे गरीबी दूर करने की, हम तुम्हें नीतियाँ बताएंगे, पॉलिसीज बताएंगे कि कैसे तुम आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हो, इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकते हो, और फाइनेंशियली तुम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करो या किन किन इन्वेस्टर को अपने पास बुलाओ ताकि आपकी गरीबी दूर हो। तो वो एक एडवाइज़र का काम भी कर देता है। तीसरा है क्षमता विकास। तो क्षमता विकास का सेंस ये होता है कि हर देश को आज चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपल्सरी चीज़ बन गई है, लेकिन हर कोई देश इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट करे ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि कुछ ऐसा प्लांट लगाना है जिससे आपकी देश अपने आप में सक्षम हो जाए कि यार हम खुद का काम खुद ही कर लें, हमें हर बार दूसरे से लेना ना पड़े, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर सकते हो, हाइड्रो पावर की बात कर सकते हो, न्यूक्लियर प्लांट तो खैर अब CBT भी लग गया, बट फिर भी यदि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ही ले लो, तो उस चीज़ के लिए IMF आपको क्षमता विकास करने के लिए भी पैसे देता है कि चलो कुछ खुद का खुद स्टार्ट कर लो। ऋण की बात करते हैं तो लोन, ये बात सबसे अच्छी है कि यदि गरीबी की दुनिया में गरीबों को लोन मांगने जाएं गरीब विदेशों में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी बैंक हो, आसानी से नहीं मिलता। जो देश बहुत गरीब है, भूटान जैसे देश को तो देखता ही नहीं कोई, सीधे भगा देता है गेट से कि जाओ रे तुम तो ऐसे ही देने की हालत में नहीं हो। तो सिर्फ IMF ही है जो लोन देता है। IMF कभी कभी तो 0% इंटरेस्ट रेट पे भी लोन देता है। तो गरीबी की दुनिया में सबसे बेस्ट यदि कोई दुनिया में सुनने वाला है तो सिर्फ IMF है। रिपोर्ट की बात करते हैं। IMF 2 रिपोर्ट जारी करता है हर साल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। पहली है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। इस रिपोर्ट 2021 का रिपोर्ट आया, उसमें ये कहा है कि भैया जो पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है वो 6.0% तक बढ़ जाएगी 2021 के अंत तक, और जब 2022 आएगा तो ये रिपोर्ट कहती है कि 4.9% इंक्रीज हो जाएगा वर्ल्ड की इकोनॉमी। इसका मतलब है कि पूरा विश्व अर्थव्यवस्था में उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब ये इकोनॉमी क्या दर्शाती है, ये पर्टिकुलर चेंज दर्शाती है, प्रतिशतता था, क्योंकि जब कोविड आया तो सारी इकोनॉमी डाउन हो गई थी। अब 21 वाला जो डेटा आया वो कह रहा है कि इकोनॉमी भले ही डाउन हो गई, लेकिन सर अब इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो जहाँ थी वहाँ से ऊपर उठेगी 6.0% 2021 में और 4.9% बढ़ेगी 2022 में। दूसरी रिपोर्ट देता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भैया ये रिपोर्ट देता ही कौन है, तो ऑप्शन में आएगा वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक या कुछ ग्लोबल इकोनॉमिकल फोरम, कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए भैया IMF 2 रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। ये रिपोर्ट जारी करता है, इसमें बताता है कि किस देश का मार्केट कितना अच्छा है, इन्वेस्टर कहाँ ज़्यादा पैसा लगाएं तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी आजकल खूब ज़्यादा ट्रेड में है, बिटकॉइन ट्रेड में है, डोजकॉइन ट्रेड में, तो
तो इन सब के बारे में जो डेटा रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि कौन कितना ऊपर कौन कितना नीचे, इकोनॉमी की चीज़ें हैं सारी, आप सब समझते हो। जैसे हाल ही में डेटा आया था कि क्रिप्टो करेंसी को ऐड करने में, क्रिप्टो को ऐड करने में भारत देश दूसरे नंबर पर है। ये सबसे ज़्यादा स्पीड से इसे यूज कर रहा है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट देता है कि फाइनेंशियली किस देश ने कितनी ग्रो करी, कितना पीछे रहा, ये सब रिपोर्ट IMF देता है। हाँ भाई, आगे पढ़ते हैं विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, SDR। क्या है ये SDR? देखो चीज़ समझो। होता ये था कि IMF 1969 में SDR आया, इंट्रोड्यूस किया गया SDR। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो सवाल बहुत सिंपल है और आंसर भी बहुत सिंपल है। 1969 से पहले क्या होता था कि जो भी IMF पैसा लेता था या देता था वो या तो गोल्ड में लेता था या फिर यूनाइटेड स्टेट डॉलर में डील करता था। हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आपको कुछ चाहिए तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप IMF को पैसा देना चाहते हो तो आपको गोल्ड देना पड़ेगा या फिर आपको डॉलर देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो इंडिया को देना है, IMF को कंट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेगा IMF को कंट्रीब्यूट? पहले उसको यूनाइटेड स्टेट डॉलर खरीदने पड़ेंगे और फिर वो जाके IMF को देगा। लेकिन IMF ने देखा कि यार इस तरह से ना दिक्कत बहुत आ रही है, क्योंकि एक तो डॉलर इकट्ठा हो रहा है, दूसरे देशों को बड़ी दिक्कत आ रही है कि उन्हें डॉलर खरीदना पड़ता है, फिर हमारे पास आके इन्वेस्ट करता है। यदि इन्वेस्टर को ही दिक्कत आएगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा ही होगा। भाई सीधी सी बात है, यदि एग्जामिनर को प्रॉब्लम आती है तो मार्क्स अपने आप कम होते हैं। वैसे इन्वेस्टर को यदि दिक्कत आ रही है तो इन्वेस्टमेंट में कमी आनी है। तो उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो सारी चीज़ें, हम तो ले आएंगे SDR, विशेष आहरण अधिकार। ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा देखो सर, आप गोल्ड देते हो लेकिन आप गोल्ड देने की जरूरत नहीं है, अब आप एक करेंसी दोगे हमें, एक पर्टिकुलर टाइप की करेंसीज को हमने इंक्लूड किया इसमें, और ये जो गोल्ड है ये पेपर की फॉर्म में होगा, मतलब एक नोट की फॉर्म में होगा, तो उसका नाम रख दिया गया पेपर गोल्ड। तो एक सवाल सीधे पूछा जाता है कि निम्न में से पेपर गोल्ड का किसका नाम है? पेपर गोल्ड कौन है? विच इज़ पेपर गोल्ड इन अबाउट द थिंग्स? और उसमें नाम आता है विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉविंग राइट, SDR। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। पेपर गोल्ड कौन है? SDR एक पेपर गोल्ड है, क्योंकि पहले गोल्ड में डील करता था, पेपर मतलब नोट में डील कर रहा है, इसलिए नाम दे दिया पेपर गोल्ड। शुरुआत 1969 में हुई। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय तरलता बढ़ाना। अब तरलता मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है करेंसीज, कि हमारे पास सिर्फ यूनाइटेड स्टेट डॉलर नहीं होगा, अब हमारे पास और भी करेंसीज होगी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है करेंसी कितनी है आपके पास, कितना आपके पास है, रिजर्व कितना है। हाँ भाई, अब बात करते हैं SDR का मूल्य निर्धारण, मतलब कैसे SDR का वैल्यू डिसाइड होता है। तो जो भी अब IMF लेन देन करेगा वो SDR में करेगा, तो उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए कि कैसे डिसाइड हो रही है। भाई तुम कह रहे हो कि तुम एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर नहीं रखोगे, तुम काफ़ी देशों की करेंसी रखने वाले हो, तो डिसाइड कैसे करोगे? तो उसके लिए इन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हम 5 करेंसी को उठाएंगे, 5 देशों की करेंसीज हैं जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उसी को हम वैल्यू देंगे। तो 5 देश हैं जिनकी हम करेंसी को उठाएंगे, और इस SDR को यहाँ पर कहा गया बास्केट ऑफ 5 करेंसीज, 5 मुद्राओं की टोकरी। सवाल बनता है 5 मुद्राओं की टोकरी कौन है? SDR है, बास्केट ऑफ 5 करेंसीज SDR है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है USA, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में। नंबर 2 पे जापानी येन, जो येन है, यूरो है, यूरोपियन कंट्री की करेंसी, ब्रिटिश पाउंड, चाइना, अपने ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड अपने ब्रिटिश पाउंड है जो कि उल्टा F है, चाइनीज रेनमिनबी जो कि पाई के ऊपर बार जैसा है। ये रिसेंटली अक्टूबर 2016 में चाइनीज रेनमिनबी, जिसके युआन भी बोलते हैं, को ऐड किया गया, बास्केट ऑफ 5 करेंसी कंप्लीट होती है यहाँ पर। और हर 5 साल बाद यहाँ पर वैल्यू डिसाइड होता है कि इसकी वैल्यू कैसे है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, हर बार कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। मैं जो भारत देश की बात करें तो भारत लगभग 2.7% कंट्रीब्यूट करता है, कोई खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, इसलिए बास्केट ऑफ 5 करेंसीज में भारत जैसा देश नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो बहुत ही कम करेंसी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। देखो, यदि हम दोनों की कंपैरिजन करें कि वर्ल्ड बैंक में और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डिफरेंस क्या है। लोन दोनों देते हैं, ये चीज़ सबको पता है। दोनों का एक उद्देश्य है भाई, विकास करो, आप डेवलपमेंट करो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, जो भी आपको विकास करना है करो, हम आपको लोन देंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। देखो, जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये उन लोगों को लोन देगा, उन देशों को लोन देगा
जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल है, मतलब जो रीपेमेंट करने की क्या हालत में है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप जनरली लोन लेते हो तो आपका सिविल स्कोर चेक करता है बैंक कि सिविल स्कोर ठीक है, हाँ भाई किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं किया ना, किसी को रीपेमेंट देने में डिले तो नहीं किया ना, किसने चूकी तो नहीं है ना, तो हाँ भाई सब बढ़िया, सैलरी बढ़िया, सब बढ़िया, हाँ भाई लोन लो। वर्ल्ड बैंक कैसा है, ये आपको चेक करेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जिसका नाम मैंने आपको बोला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ये वर्ल्ड बैंक का सिविल स्कोर चेक करने का जैसे काम करता है। और वर्ल्ड बैंक आपकी सारी चीज़ें देख के ही लोन देगा। तो गरीबों को यहाँ कोई जगह नहीं है कि गरीब रीपेमेंट करने के हाथ में होता है या नहीं होता, वो डिपेंड करता है कई बार। तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक उनको लोन देता ही नहीं है, सीधे भगा देता है। तो फिर आता है IMF उनकी मदद के लिए, और IMF ऐसे लोगों को लोन देता है जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब है, मतलब वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत है ही नहीं कि रीपेमेंट भी करेंगे। मतलब आप समझ लो कि ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम जहाँ पर हमें कोई उम्मीद नहीं है कि रीपेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, बदले में भुगतान मिलेगा भी नहीं है मिलेगा। ऐसे IMF भुगतान करता है, ऐसे लोगों को लोन देता है, ऐसे देशों को लोन देता है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खस्ता है और वो रीपेमेंट करने की हालत में नहीं है। दूसरा, आर्थिक स्थिरता लाना। देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि वर्ल्ड बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप स्टेबल हो नहीं, स्टेबल बनाने का काम वर्ल्ड बैंक नहीं करता। वर्ल्ड बैंक स्टेबल लोगों को डेवलप करता है, बेटर कराता है, एडवांसमेंट बनाता है कि आप ब्रिज बनाइए, आप बड़ी बड़ी मेट्रो बनाइए, आप प्लांट लगाइए, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट लगाइए, सोलर प्लांट लगाइए, इसके लिए बड़े बड़े लोन देता है वर्ल्ड बैंक। लेकिन IMF का काम है स्टेबिलिटी लाना, कि आप सक्षम हो, आप खुद का कुछ छोटा मोटा इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, आर्थिक रूप से इतने मजबूत तो हो जाओ कि आप किसी को लोन लो तो उसे चुका सको। ये बेसिक काम समझ रहे हो ना, बेसिक काम करने का काम IMF का रहता है। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया और सबसे आसान भाषा में हो सका जितना हमने इसको एक्सप्लेन किया। बाद में हम इसकी क्वेश्चन की सीरीज भी लाएंगे, है ना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर।